हाल ही में एक मीडिया चैनल को इंटरव्यू देते हुए रघुराम राजन जी ने कुछ बातें कही हैं भारत के इकोनॉमी के बारे में और भारत सरकार के बारे में। आगे हम देखेंगे क्या कहा है। और जिनको पता नहीं है रघुराम राजन जी के बारे में कि कौन है, उनको मैं बता दूं कि रघुराम राजन जी भारत के आरबीआई गवर्नर रह चुके हैं और ये कई बार सुर्खियों में रहे हैं कई बातों को लेके। जैसा कि ये न्यूज़ में पहले आ रही थी खबरें कि ये लोगों को कह रहे थे कि पैसे बचा कर रखे, श्रीलंका जैसे हालत बनने वाले हैं। और मीडिया में रहने का इसका वजह है कि ये राहुल गांधी जी के साथ यात्रा में भी भाग ले चुके हैं और इन्होंने हाल ही में एक इंटरव्यू दिया है। हम आइए देखते हैं, सुनते हैं कि उन्होंने इंटरव्यू में क्या कहा। नई तरीके से करना, यानी अभी तक आपको लग रहा है कि भारत में कुछ गड़बड़ चल रही है, कुछ इकोनॉमिक नीतियों में ऐसी कुछ कमियां जिनको नए तरीके से ड्राफ्ट करने की बहुत जरूरत है। हमारी अर्थव्यवस्था के उत्पादन की गति बढ़ाना है, वो तो हम जानते हैं, क्योंकि अब अगर बाहर देखते हैं तो रोजगारी काफी ज्यादा है। हाँ, हम अच्छा कर रहे हैं, 6% 7% की गति पे चल रही है अर्थव्यवस्था, लेकिन उसको अगर हमें नौकरी चाहिए सब लोगों के लिए, तो उस गति को बढ़ाना है। अब किस तरह से बढ़ाएंगे? एक तो पुरानी पथ है जो हम इस किताब में कहते हैं चीनी पथ, मतलब कि मैन्युफैक्चरिंग लेड ग्रोथ, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग के निर्यात करके आप जल्दी से डेवलपिंग कंट्री से डेवलप बनाएंगे। लेकिन उसमें दो प्रॉब्लम है। एक तो अभी जब चीन ने शुरू किया उस पद पे, तो उनका कंपटीशन अमेरिकन वर्कर्स के साथ था, यूनाइटेड किंगडम के वर्कर्स के साथ था, और जो चीन में जो वर्कर्स थे उनका जो आय था बहुत ही कम था, एंड दैट चीप लेबर was the source of their competitiveness. अब जब हम आएंगे इस पद पे, तो हम तो चीन के साथ compete कर रहे हैं, वियतनाम के साथ compete कर रहे हैं, जिनके वर्कर्स उनका आय भी बहुत ही कम है, तो कंपटीशन काफी ज्यादा है। तो इसलिए वो एक फर्क है। दूसरी फर्क ये है कि दुनिया तो आगे चली गई। अब अगर पूछेंगे अमेरिका में, वो कहेंगे कि हम तो अंदर ही उत्पादन करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग हम ऑनशोरिंग करेंगे, यानी कि वापस ले आएंगे अमेरिका में। कैसे ले आएंगे? हम रोबोट इस्तेमाल करेंगे, हमें मजदूर इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है, और हम एआई इस्तेमाल करेंगे। तो दुनिया आगे बढ़ गई और प्रोटेक्शनिज्म जो कहते हैं वो भी बढ़ गया। अब आप देखेंगे कि अमेरिका में चीनी मैन्युफैक्चरर्स पे 20% टैरिफ लगाया, यानी कि इंपोर्ट टैरिफ। और हम इसलिए कह रहे हैं कि अगर भारत चाहती है कि उसी पथ पे चले तो बहुत मुश्किलें पड़ेंगी, तो एक नया पथ ढूंढना है। वो कौन सा पथ है वो हम किताब में, इस किताब में है कि किस तरीके से नई पॉलिसीज को ड्राफ्ट करना जरूरी है। लेकिन सर, आपका एक हाल फिलहाल का इंटरव्यू में सुन रहा था, उसमें कह रहे थे कि आप 5% की ग्रोथ इंडिया को हासिल करना बहुत मुश्किल पड़ जाएगा। ये तो Q2 का आंकड़ा आ गया 7.6%, आरबीआई इस बार बोल रही है 7% फॉर FY24। तो ये क्या आंकड़े सच्चाई दिखा रहे हैं, जो सरकारी आंकड़े दिए? आंकड़े तो सच हैं, थोड़े टेक्निकल चीजें हैं इसमें कि जीडीपी को कैसे कंप्यूट करें। उसमें एक चीज है जीडीपी डिफ्लेटर, वो ऊपर जाती है नीचे जाती है, अब नीचे है इसलिए थोड़ा सा ज्यादा ग्रोथ मिल रही है हमें। लेकिन असलियत में दो चीजें हुई साल की शुरुआत से। मैंने ये साल की शुरुआत में कहा था कि हम भाग्यशाली होंगे अगर 5% पहुंचेंगे। तो दो चीजें बदल गई। एक तो ये है कि दुनिया की गति, उत्पादन की गति बढ़ी है। लोग सोच रहे थे फेडरल रिजर्व ने 5% इंटरेस्ट रेट को 5% से ज्यादा बढ़ाया, गति धीमी होगी। और पिछले क्वार्टर में अमेरिका की ग्रोथ 5% थी, उनका पोटेंशियल है 2%, यानी कि फर्क 3% था। हमारा पोटेंशियल है 6%,
हमने 7.5 इस क्वार्टर में किया, तो हमारा डिफरेंस है 1.5%। यानी कि दुनिया की गति से हमारा कुछ फायदा हुआ, वो एक चीज था। दूसरा चीज ये है कि जो साल के शुरुआत में हम सोच रहे थे कि ये जो कमोडिटी प्राइसेस हैं, ऑयल वगैरह ऊंचे रहेंगे, कम हो गए, तो वो दूसरी चीज है जो हमें बेनिफिट हुआ, क्योंकि चीन की गति काफी कम हो गई, वो दूसरा कारण है। तीसरा कारण गवर्नमेंट सरकार, हमारा सरकार ने काफी इंफ्रास्ट्रक्चर पे उन्होंने स्पेंडिंग किया, तो इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण भी हमारा ये जो क्वार्टर्स हैं अच्छे हुए, उन गति बढ़ी। तो कारण है जो साल में हम सोच रहे थे कि काफी मुश्किलें होंगी, हम भाग्यशाली हुए और सरकार ने भी कुछ काम किया, तो कि आगे हम बेरोजगारी को कैसे कम करेंगे। अब CMI के डेटा अगर देखेंगे तो वो कह रहे हैं बेरोजगारी तो 10% पहुंच गया। तो ये जो उत्पादन की गति है उसमें हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि नौकरियां पैदा हो रहे हैं क्या, और न सिर्फ नौकरियां पैदा हो रही हैं, लेकिन कितने नौकरियां पैदा हो रहे हैं, तो उसके लिए हमें काम करना है। लेकिन राजन सर, ये स्टॉक मार्केट तो रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड लगा गया खुशी के मारे, और इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस भी स्काई हाई देखने को मिल रहा है, नए स्तर पे काम कर रहे हैं। इस मार्केट की हकीकत को आप कैसे देखते हो? क्या ये सही है समझना कि अगर स्टॉक मार्केट रिकॉर्ड स्तर पे पहुंचे तो दैट मींस कि आपकी इकोनॉमी बहुत बढ़िया प्रदर्शन कर रही है? ये पिक्चर तो बहुत हरी हरी नजर आ रही है। नहीं, तो स्टॉक मार्केट तो एक इकोनॉमी का एक सेक्टर को देख के बढ़ रही है। कौन सा सेक्टर है? फॉर्मल बिग फर्म्स के सेक्टर को देख के बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है? क्योंकि जो प्रॉफिटेबिलिटी है उस सेक्टर का काफी अच्छा है, और अगर आप देखेंगे बैंक क्रेडिट भी बढ़ रही है, तो काफी सारी चीजें अच्छे चल रहे हैं। अब जब चीजें अच्छे चल रहे हैं तो क्या हमें ये कहना है कि कोई कमजोरी नहीं है, बस इंडिया इज डूइंग फैंटास्टिकली, वी शुड वरी? हम ये कह रहे हैं कि अब अगर आप अगले 20 साल को देखेंगे, हमारे अर्थशास्त्र में क्या कमजोरियां हैं, उनको कैसे ठीक करेंगे। हम 1-2 क्वार्टर्स के बारे में नहीं सोच रहे हैं। आप 2047 में एक डेवलप विकसित देश बनना चाहते हैं, तो यहां से वहां तक क्या करना चाहिए हमें। और हम ये किताब में लिख रहे हैं कि अगर आपको वहां पहुंचना है तो ये जो चीनी पथ है वो थोड़ा मुश्किल है, और कौन सा पथ लेना है, और उसके लिए आपको क्या करना है आज। तो एक उदाहरण देता हूं। ये जो हमारे बच्चे हैं, 35% को मैलन्यूट्रिशन या कुपोषण का प्रॉब्लम है। अगर वो बच्चे बड़े हो जाएंगे और वो कुपोषण को ठीक हम नहीं करेंगे, तो उनका दिमाग तो उतनी अच्छी तरह से नहीं चलेगा जैसे कि आम आदमी का दिमाग चलेगा, और उनका हेल्थ भी, उनका स्वास्थ्य भी इतना ठीक नहीं रहेगा। अगर 35% आपका वर्कफोर्स ठीक नहीं है, तो आप विकसित देश कैसे बनेंगे। और जो बच्चे आज 1, 2, 3 साल के हैं, वो उस वक्त 23-25 साल के होंगे, तो हम विकसित देश कैसे बन सकते हैं। तो ये सब प्रॉब्लम्स को देखना है। लेकिन मैं ये भी कहना चाहता हूं कि हम खुश हैं इस उत्पादन की गति से, और हमें देखना है कि भारत में ठीक क्या चल रहा है। तो इस किताब में हम काफी उदाहरण देते हैं कि ये एंटरप्रेन्योर्स क्या कर रहे हैं, और हम और भी बात कर सकते हैं उन उदाहरणों के बारे में। एक अग्निकुल के बारे में हमने लिखा है कि चेन्नई में वो रॉकेट बना रहे हैं, और 3D प्रिंटेड रॉकेट्स बना रहे हैं, और 20-30 फुट के रॉकेट बना रहे हैं सैटेलाइट भेजने के लिए। एक PC मुस्तफा वो इडली का बैटर बना रहे हैं और बेच रहे हैं हर जगह, और 2-3 हजार लोगों को एम्प्लॉय कर रहे हैं। ये सब सक्सेस स्टोरीज हैं, इनको बढ़ाना है, क्योंकि हमें एक मुस्तफा नहीं चाहिए, हजारों मुस्तफा चाहिए।
एक रविंद्रन ने चाहिए। तो ये इंटरव्यू था रघुराम जी का। रघुराम जी शायद साउथ से बिलोंग करते हैं, इसलिए इनकी हिंदी थोड़ी अच्छी नहीं थी। बाकी इन्होंने ये अपनी बातें रखी, अपनी राय रखी। बाकी आपको कैसा लगा, आप भी हमें अपना राय दें, कमेंट करके हमें बताएं। हमारे जो व्यूअर्स होंगे वो आपके कमेंट भी पढ़ेंगे और अपनी कमेंट रखें। अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर भी कर सकते हैं।